एक दिन एक स्टूडेंट भाग भाग के मेरे पास आता है और मुझे पूछता है कि सर ये जो पॉइंट है साइंटिफिक ऑफ मैनेजमेंट वो इंपॉर्टेंट है ना। मैंने बोला हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट बोलता है कि मुझे जरा भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़े कैसे याद रखे टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। मैंने बोला बेटा शांत, मैं आज आपको इजी वे में कैसे याद रखोगे साइंटिफिक ऑफ मैनेजमेंट वो तुम लोग को सिखाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूं यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। एंड माय नेम इज CA सिरेन गेडिया एंड ओवर 6 ईयर का एक्सपीरियंस रह चुका है मेरे को, और 10,000 से भी ज्यादा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बच्चों को क्या क्या पढ़ा चुका हूं मैं। हाँ, हम लोग जो मेथड फॉलो करते हैं वो हम लोग का कैंप मेथड होता है जनरली, जहां पे हम लोग बच्चे को क्यूरियोसिटी से पढ़ाते हैं एंड एकेडमिक नॉलेज तो देते ही है। मेमोरीज टेक्निक क्या होती है वो भी हम लोग क्या करते हैं, सिखाते हैं बच्चों को कि मेमोरीज टेक्निक आप कैसे याद रख सकते हो, और प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एग्जाम के रिलेटेड, मतलब एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखना है वो भी हम लोग क्या करते हैं जनरली सिखाते हैं। ठीक है, ऑलरेडी चैप्टर्स नंबर मतलब यूनिट नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा दिया है मैंने। मतलब उसका बात करो मैनेजमेंट के अंदर, मतलब इंट्रोडक्शन हो गया था अपना, बाद में नेचर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं उसका, बाद में इंपॉर्टेंट लास्ट सेशंस में ही डिस्कस किया, बाद में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्यूल की 14 प्रिंसिपल। तो ये सब चीजें मैंने क्या कर दिया, तुम लोग को मैंने पढ़ा दिया। आज अपन अभी डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे जो होगा टेलर को रिलेटेड। टेलर से कौन से प्रिंसिपल्स दिए हैं और टेलर की टेक्निक क्या है, जो आज के जो आपने रील्स देखी रहेगी, मेरा जो हुक पॉइंट देखा रहेगा उसके अंदर मैंने तुम लोग को बताया कि भाई टेक्निक कैसे याद रख सकते हो आप, वो सब चीजें अपन क्या करेंगे आज के सेशंस में डिस्कस करने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। कुछ भी डाउट हो बिंदास कमेंट सेक्शन में डालना, और वीडियो भाई बच्चे लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको सब चीजें फ्री में मिल रही है भाई, फ्री में मिल रही है तो बेनिफिट उठाइए, और जितना हो सके उतना क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। यस, चलो लेट्स स्टार्ट द सेशंस। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। साइंटिफिक, देखो जब भी वर्ड साइंस आ जाता है तभी चीजें आ जाती है प्रैक्टिकल, मतलब ये सब जो भी प्रिंसिपल होंगे वो प्रैक्टिकल होंगे, मतलब यहां पे कोई ट्रायल एंड एरर वाला फंडा होगा नहीं। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंप्लाइज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी डन and deserving the best way of doing it. This means was given by the Frederick Taylor। एग्जाम में देखना ऑब्जेक्टिव बहुत बार आया है, तो प्लीज बच्चे लोग साइंस के जो रिलेटेड प्रिंसिपल्स दिए वो किसने दिए, फेडरिक टेलर्स ने दिए। 1856 to 1915 in the 1911 it suggests that the work should be done according to the standardized techniques and tools and which help of specialized personnel, so as to improve the quality and quantity of the product at the same time reduce the cost. Scientific management improves the efficiency and effectiveness and efficiency of work। चलो आ जाता है पहला, इसके अंदर आ जाते हैं अपन थोड़ा बहुत इसके प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर पहला पढ़ेगा अपन साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। मैंने तुमको जस्ट अभी बोला ट्रायल एंड एरर मेथड चलेगी नहीं, मतलब यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सोचना है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आप ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे हो उसके बारे में। बिफोर फ्रेडरिक टेलर डेवलप द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट द रूल्स ऑफ थंब वाज वाइडली यूज। मतलब पहले क्या था, रूल ऑफ थंब मतलब देखा जाएगा, लेट्स सी, मतलब अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। रूल ऑफ थंब मतलब अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे क्या कर लेते थे, डिसीजन ले लेते थे। बट अगर अभी मैं बात करूं, अभी ऐसा नहीं होता है। ऐसे अभी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना है वो प्रॉपरली क्या होता है, आपको फॉलो करना है एज अ मैनेजर, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना है उसको क्या करना है, इंप्लीमेंटेशन भी करना होगा। मैनेजर मेड अ डिसीजन बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट एंड ट्रायल एंड एरर लीडिंग टू द वेग एंड इनएक्यूरेट सॉल्यूशन। टेलर इंट्रोड्यूस्ड द साइंटिफिक मेथड एडवोकेटिंग दैट every task has a one best method that should be determined through a scientific study। मतलब सभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जनरली क्या होता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी ऐसे रेडी होता है। आपको सिचुएशन को समझना है, उसके बेस पे राइट डिसीजन, राइट प्लान क्या करना है आपको एग्जीक्यूट करना होगा। मैनेजर वर अर्ज टू बेस द डिसीजन ऑन अ लॉजिक एंड साइंस रादर देन द ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड मतलब अपना पर्सनल जजमेंट दे दिया, ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो कर दिया, ये सब चीजें नहीं करनी है।
नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हो जाएगा इसका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब लेट्स सी क्या लिखा है यहाँ पे, टेलर एम्फासिस द मेंटेनिंग हार्मोनाइज वर्क एनवायरनमेंट बिटवीन द मैनेजर एंड वर्कर, मतलब यहाँ पे टॉप लेवल और मिडिल लेवल की बात कर रही है और टॉप लोअर लेवल की बात कर रहा है, मतलब सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में प्रॉपर हार्मोनाइज होना चाहिए, इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। मैंने जैसे अपन फेडरल टेलर्स के अंदर भी देखा कि आपको अपना पर्सनल इंटरेस्ट सेट असाइड रख के आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना होगा। He promoted the idea of mutual respect and cooperation to improve the efficiency. इनका मानना यह है टेलर का कि आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट देनी है, वेदर यू आर द टॉप लेवल मैनेजर हो या लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, आपको एक दूसरे को क्या करना है, रिस्पेक्ट देनी है, म्यूचुअल ट्रस्ट क्रिएट करना है और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको कॉपरेट करना है एक दूसरे को। Addressing the conflict between the worker feeling the overburden and management feeling the worker were inefficient, Taylor called for the mental revolution to change the attitude. टेलर ये भी बोलता है कि आपको मेंटल रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है, मेंटल रिवोल्यूशन मतलब आपको प्रॉपर सर्टन आवर्स के बाद प्रॉपर ब्रेक देना है। सपोज कि फॉर एग्जांपल आप कोई एम्प्लॉइज को बोलेगा कि नहीं नहीं इस महीने का टारगेट आप कुछ भी होकर अचीव करो, मतलब अचीव करो, तो भाई वो बंदा कंटिन्यूस 8-8 घंटा 10-10 घंटा काम करेगा तो कहां ना कहां एफिशिएंसी लैक होगी, 100% लैक होगी, क्योंकि अपन ह्यूमन है, रोबोट नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एज अ ह्यूमन आपसे गलती ना हो तो प्रॉपर क्या हो, प्रॉपर एफिशिएंट निकल के आए। तो एज अ मैनेजर, एज अ टॉप लेवल पोजीशन पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको एम्प्लॉइज को 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद एक लंच ब्रेक दे दो, उसके बाद वापस से 2 घंटे के बाद एक ब्रेकफास्ट के लिए, या तो फिर एक छोटा सा ब्रेक दे दो 10-15 मिनट का चाय पानी का। तो मतलब अगर प्रॉपर वर्क के बाद थोड़ा थोड़ा ब्रेक मिलता रहेगा तो वो क्या करके लाएगा, एफिशिएंसी, मतलब जो उसमें जो एनर्जी जो कम हो गई है बिकॉज ऑफ द वर्क करते 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 8-8 10-10 घंटा, जो आपको उसकी एनर्जी वापस से रिबिल्ड करनी है तो ऑफकोर्स उसको सर्टन पीरियड के लिए, सर्टन टाइम के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके माइंड को रिलैक्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो बोलते हैं कॉपरेशंस एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये ऑलरेडी अपन ने टेलर के अंदर भी पढ़ा, हेनरी फ्यूल के अंदर भी पढ़ा था, जिसके अंदर वो क्लियरली बोला था कि आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बाहर निकल के किसके बारे में सोचना है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। मतलब सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट को अपना अपना कॉपरेशन देना है। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट ये थोड़ी बोलेगा कि मैं लोअर लेवल से बात नहीं करूंगा, ये चलेगा नहीं। दिस प्रिंसिपल स्ट्रेस द कॉपरेशन अमंग द मैनेजर्स एंड वर्कर ओवर इंडिविजुअलिस्टिक एक्शन। Manager were encouraged to involve the worker in decision making and share a company gain through incentives. Worker were expected to contribute willingly and efficiently or effectively, fostering a mutual trust and sense of belonging. Next is develop of worker to their greatest efficiency and prosperity. अभी सर ये क्या बोलता है, मतलब मैंने तुम लोग को जस्ट बोला कि आपको अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन रखना है। मतलब जैसे जैसे मैंने बोला भी क्या कि बहुत बड़ी आईटी कंपनीज के अंदर, जो एमएनसीज कंपनी के अंदर होता है, वहां पे जाकर सपोज कोई फ्रेशर आ रहा है तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, और कोई चेंजेस आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके बारे में भी ट्रेनिंग के फॉर्म में क्या करते हैं, समझाते हैं। तो ये सब चीजें जरूरी है, अपने वर्कर को क्या करना है, डेवलप रखना है। मतलब उसको अप टू डेट नॉलेज, मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में नॉलेज देना है, मतलब ट्रेन करते रहना है। Taylor emphasizes that organization prosperity hing on the efficiency and development of worker. Training program were highlighted as a crucial for enhancing worker skill and efficiency. कोई भी एम्प्लॉइज का अगर स्किल बढ़ाना है, एफिशिएंसी काम में निकल के लाना है, तो आपको उसको ट्रेन करते रहना है। ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम आपको क्या करना है, कंडक्ट करवाना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। The recruitment process should be match worker ability to with the job requirement to optimum or optimize the efficiency from the out सेट। जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला था कि जो बंदा, अपन ने एक एग्जांपल लिया था लास्ट सेशन में कि जो बंदा सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको भाई नॉलेज डेबिट क्रेडिट का है, फाइनेंस का है, अगर आप उसको रिसर्च में डाल रहे हो या तो फिर मशीनरी में डाल रहे हो तो वो इतना एफिशिएंट वर्क निकाल के नहीं लाएगा। अगर आपको राइट पर्सन राइट प्लेस पे, मतलब जो बंदा आप हायर कर रहे हो और उसको राइट प्लेस पे फिट करोगे तो ऑफकोर्स वो एफिशिएंसी निकाल के लाएगा और मैक्सिमम आउटपुट निकाल के लाएगा, और कहां ना कहां वो अल्टीमेटली किसको बेनिफिट है, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। तो दीज आर द नथिंग बट आप बोल सकते हो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वंस अगेन अपन रिवाइज कर लेते हैं। पहला पढ़ा अपन ने साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकंड है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, बाद में अपन ने पढ़ा थर्ड कॉपरेशंस नॉट इंडिविजुअलिज्म, और लास्ट अपन ने पढ़ा डेवलप ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो होगा अपना
टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि इन लोग ने अगर सपोज कि इस बार टारगेट नहीं किया, ना तो हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल को टारगेट नहीं किया, ना तो टेलर के प्रिंसिपल को टारगेट नहीं किया, तो इन लोग टारगेट करते हैं जनरली ये चैप्टर में से टेक्निक को, कि जनरली टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है जनरली पूछ लेते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपने ऐसा कुछ ही नहीं, अपनी ओन वर्ड से भी लिख सकते हो अपन, जैसे जैसे डिस्कस करें कि टेक्निक बहुत इजी है और बहुत प्रैक्टिकल है, बिकॉज वर्ड जहां पे साइंस आ जाता है हमेशा वहां पे क्या आ जाता है, प्रैक्टिकल चीज आ जाती है। लेट्स सी क्या क्या लिखा है। पहला है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चीजें हो रही है, काम हो रहा है, वो प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू हो और प्रॉपर एक एग्जीक्यूशन फॉर्मेट में हो, और जो भी स्टेप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए अंदर लिखा है वो क्या हो, प्रॉपर मेंटेन हो और फॉलोड हो। टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इनटू द 2 डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द 4 फंक्शनल एक्सपर्टाइज टू गाइड, सुपरवाइज एंड इंस्ट्रक्ट वर्कर। एक्सपर्ट इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट, अभी एक्सपर्ट रहेगा तो वो जनरली क्या काम करेगा, इंस्ट्रक्ट कार्ड क्लर्क, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर। रूट क्लर्क मतलब आपको शो द रूट ऑफ प्रोडक्शन, कैसे काम होगा, इट्स नथिंग बट रूट। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, कितना टाइम लगेगा आपको वो भी चेक करना है कि भाई आप एज अ टॉप लेवल मैनेजर की पोजीशन पे आपने काम दे दिया एम्प्लॉइज को तो आपका जॉब ओवर नहीं। आप देखो भाई उस पर फॉलोअप लो कि जो काम कर रहा है बंदा वो प्रॉपरली टाइमली भी कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर टाइम बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, और कॉस्ट बढ़ेगा तो भाई कहां ना कहां कंपनी को ही लॉस है। यस, तो टेक केयर ऑफ द टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोडक्शन। डिसिप्लिनरीज ऑफ कोर्स एंश्योर कि अपन ने ऑलरेडी हेनरी फ्यूल के अंदर एक पॉइंट भी पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ऑफ कोर्स ये भी बहुत जरूरी है, एंश्योर दैट डिसिप्लिन इज मेंटेन। एक्सपर्ट इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अगर मैं बात करूं उसके भी 4 पॉइंट हैं, लेट्स सी। स्पीड बॉस, एंश्योर द टाइमली कंप्लीट ऑफ टास्क, मतलब टाइमली कंप्लीट हो रहा है कि नहीं टास्क। गैंग बॉस, कीप मशीन एंड टूल रेडी फॉर यूज बाय द वर्कर। रिपेयर बॉस, एंश्योर दैट मशीन वर्क प्रॉपरली, ये भी आपको चेक करना है कि मशीन प्रॉपरली चल भी रही है कि नहीं चल रही। अगर आपको लग रहा है मेंटेन करने की जरूरत है तो आपको मेंटेनेंस भी करवाना है। और इंस्पेक्टर, कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ वर्क डन, मतलब जो काम निकल के लाया उसकी क्वालिटी भी आपको क्या करनी है, चेक करनी है। तो कहां ना कहां अगर देखोगे तो प्लानिंग स्टेज पे और प्रोडक्शन स्टेज पे, जहां पे प्लानिंग स्टेज पे अपन ने देखा इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम कॉस्ट एंड डिसिप्लिन, वैसे ही प्रोडक्शन लेवल पे भी अपन ने 4 पॉइंट देखा, स्पीड, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो कहां ना कहां इसको नथिंग बट आप बोल सकते हो टोटल 8 फॉर्मेशन बोल सकते हो, 8 फॉर्मेन जो एग्जाम में बहुत बार आया भी है ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में। तो प्लीज इसको क्या करना, हाईलाइट करके रखना। सेकंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब जो भी काम, जो भी टूल्स आप यूज कर रहे हो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से यूज करना है। मतलब अपना दिमाग थोड़ा कम लगा के, नो डाउट आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, बट थोड़ा अपना पर्सनल जजमेंट पास कम करो। ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन आपको क्या करना है, यूज करना है। और टूल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, टूल्स, मशीनरी वो सब चीजें क्या करनी है, आपको प्रॉपर यूज करनी है। और टाइमली प्रोडक्शन है वो क्या करके लेना है, आउटपुट निकल के लाना है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है आपको उसके बेस पे काम करना है। सेटिंग अ स्टैंडर्ड फॉर एनी वर्क और एक्टिविटी। स्टैंडर्डाइजेशन can be process, raw material, time, product, machinery, method और working condition। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ब्रांड बिल्डिंग बाय असाइनिंग द फिक्स कैटेगरी, साइज एंड फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट सप्लाई बाय एनी पर्टिकुलर कंपनी, मेकिंग अ मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट इंटरचेंजेबल एंड अचीविंग द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड अचीविंग द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। मतलब आपको स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना है। मतलब आप बोलते हैं ना कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करके रखा, मतलब क्वालिटी मेंटेन करके नहीं रखा। तो भाई आपको अगर आपकी एक ब्रांड बन जाती है पब्लिक के माइंड में, तो आपकी उसकी क्वालिटी भी डिसाइड कर पब्लिक एक बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उसका पेपर की क्वालिटी भी, सपोज कि फॉर एग्जांपल रिलायंस का कुछ लेटर आया तो आप उसके पेपर को भी छू के बोलते हैं हाँ भाई रिलायंस का पेपर आया, मतलब रिलायंस की नोटिस आई है या तो रिलायंस का लेटर आया, तो उसका क्वालिटी ऑफ पेपर से भी जज करते कि भाई रिलायंस कितनी बड़ी ब्रांड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ऑफकोर्स अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो तो आपको तो क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है। अगर ऑलरेडी मार्केट के अंदर आपकी गुडविल बन गई है, क्वालिटी मतलब बोल सकते हो गुडविल और स्टैंडर्ड बन गया है, तो आपको परफॉर्मेंस भी उस तरीका दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। हमेशा आपको काम को बहुत स्ट्रीमलाइन रखना है, स्मूथ रखना है, बहुत कोई रॉकेट साइंस मतलब कंफ्यूजन वाला नहीं क्रिएट करके रखना है। ठीक है, तो एलिमिनेट अननेसेसरी वेराइटी, साइज एंड डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट,
reduce the labor and machinery cost, and aim at a fuller utilization of resources, reducing the inventories and increasing the turnover। हमेशा याद टारगेट करना है कि भाई आपके प्रोडक्शन जितना बन रहा है उतना क्या कर रहा है, बिग भी मतलब सेल भी हो रहा है। अगर आप खाली प्रोडक्शन के अंदर इन्वेंट्री मतलब स्टॉक को भरते जा रहे हो तो अल्टीमेटली आपका क्या फाइनेंस ब्लॉक हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी पड़ेगी। जितना आप ट्राई करो कि इन्वेंट्री कम हो, टर्नओवर ज्यादा हो। ठीक है। नेक्स्ट है फैटिग स्टडी, मतलब आपको मैंने तुमको जस्ट बोला कि आपको प्रॉपर वर्किंग आवर डिवाइड करके रखना है, प्रॉपर ब्रेक देना है उनको, लॉन्ग ड्यूरेशन कम कर देना है, और एक सिस्टमेटिकली मेथड क्या करना है, फॉलो करनी होगी। तो फैटिग स्टडी के अंदर देखेंगे डिटरमाइन द फ्रीक्वेंट रेस्ट इंटरवल, मतलब जैसे बोला 3 घंटे के बाद लंच ब्रेक हो गया, वापस से बाद में 2 घंटे के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक हो गया। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एनवायरमेंट ध्यान में रखना है कि जो बंदा जहां पे काम कर रहा है उसके आजू बाजू सब क्लीन नीट हो। यस। ड्यूरेशन ऑफ द रेस्ट इंटरवल, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल रिक्वायर्ड व्हाइल कंप्लीटिंग द टास्क। कोज ऑफ फैटिग, मतलब अगर आप प्रॉपर अगर मेंटेन नहीं करते तो लॉन्ग वर्किंग आवर रखोगे तो भाई कहा ना का उसका जो वर्क होगा वो डिस्टर्ब होने का, वर्किंग कंडीशन खराब हो सकती है, और ऑफ कोर्स उसकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो एक बैड रिलेशन भी हो जाता है। कहा ना का सर्टेन टाइम ऐसा होता है कि एम्प्लॉय काम करते जा रहा है 10, 12, 15 घंटा, और अगर उसका बॉस कोई इनिशिएट नहीं ले रहा है वो चीज को लेके, वो नहीं देख रहा है कि कैसे मैं काम इसका बर्डन कम करूं, तो कहा ना का एक रिलेशन भी है जो बॉस और एम्प्लॉइज का हो जाता है, कहा ना का बिगड़ जाता है। नेक्स्ट है आपका आ जाता है मेथड स्टडी। लेट्स सी क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव टू फाइंड द बेस्ट वे टू डूइंग द जॉब अमंग द ऑल द अदर मेथड्स, बेस्ट मेथड रिजल्ट रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीजिंग इन द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। मतलब हमेशा आपको जो भी मेथड फॉलो कर रहे हो आपको बेस्ट मेथड हो, मतलब बेस्ट मेथड का मतलब ये होता है कि आप जो भी मेथड फॉलो कर रहे हो आपका 10 प्लान है, आपको बेस्ट प्लान जो अपने सिचुएशन के हिसाब से लग रहा है, जहां पे कॉस्ट कम हो, प्रोडक्शन ज्यादा निकले, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मस्ट। नेक्स्ट है मोशन स्टडी, मतलब आपको मूवमेंट्स भी समझ, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, तो आपके जो भी मूवमेंट है उसको भी आपको क्या करना है, समझना है, और आपको ट्राई करना है कि जो मूवमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के वो प्रॉपरली क्या हो, फंक्शन करे। रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मोशन एंड मूवमेंट विच इज अंडरटेकन व्हाइल परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर जॉब एंड इट एम एट एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट सो दैट वर्क कैन बी एलिमिनेटेड एफिशिएंटली, सो वर्क कैन बी कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इन लेस टाइम। हमेशा मैंने तुम लोगों को बोला कि अननेसेसरी स्टेप्स अवॉइड करना है, अननेसेसरी टास्क अवॉइड करना है। आपका अगर जितना सिंपल प्लान रखोगे उतना इफेक्टिवनेस उससे क्या होगा, निकल के आएगा। तो अगर मैं स्टेप की बात करूं तो डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर व्हाइल परफॉर्मिंग द जॉब, स्टेप 2 डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव एंड इंसिडेंशियल मूवमेंट, एंड थर्ड लिखा है एलिमिनेटेड अनवांटेड मूवमेंट्स। नेक्स्ट आ जाएगा टाइम स्टडी। आपको देखना है भी कितना टाइम लग सकता है कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए। सपोज के फॉर एग्जांपल आपका कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट बना रहा है, अगर उसको 10 मिनट लग रहा है ए प्रोडक्ट आउटपुट निकालने में, तो आपको 10 मिनट लग सकती है तो चलेगा, 8 मिनट वेल एंड गुड, 7 मिनट और वेल एंड गुड। बट आप बोलोगे मेरे को 15 मिनट लगेगा, तो भाई नहीं चलेगा, क्योंकि 15 मिनट जो टाइम ड्यूरेशन है 5 मिनट 1 यूनिट के पीछे, तो समझ दो कितने यूनिट बनाते रहोगे, कितना कॉस्ट, कितना टाइम वेस्ट होगा। तो ये सब चीज आपको क्या करना है, कंसिडर करना है। बट आप जब भी टाइम कम करने के लिए सोचते भी हो तभी भी आपको ये भी ध्यान में रखना है कि क्वालिटी में, जो प्रोडक्टिविटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। डिटरमाइनेशन टाइम टेकन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंपेयर a particular task is determined, determine the number of worker required to complete the task and accordingly determine the wages। हमेशा ध्यान रखना कि भाई एक यूनिट बनाने के लिए या तो फिर एक टास्क कंप्लीट करने के लिए 2 जन की जरूरत है। अगर आप 3 जन 4 जन घुस रहे हो तो कहा ना का ह्यूमन रिसोर्सेज का आप वेस्टेज कर रहे हो। यस, तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम। वेजेस मतलब जो पर डे पे लेबर को जो मिलता है। अगर आपको एम्प्लॉय को मोटिवेटेड करके रखना है तो आपको एक कंसेप्ट आया था पीस रेट वर्क। मतलब कहां पे क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय स्टैंडर्ड, अगर मैं बात करूं दिन का 100 यूनिट बनाता है, अज्यूम करो सभी लोग 100 बनाता है, अगर आप एम्प्लॉयज को बोलोगे कि आप 100 के ऊपर जितना यूनिट बनाओगे मैं आपको एडिशनल पे करूंगा, मतलब आप 110 बनाओगे तो 10 यूनिट ज्यादा बनाओगे, उसका आपको 10 के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा वेजेस मिलेगा। तो उसके कारण क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा कि नहीं यार मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करूंगा। उसके कारण दूसरे एम्प्लॉयज है वो भी क्या करेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे। तो ये क्या है, जनरली एक तौर तरीका है, एक टेक्निक होती है जो जनरली एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। वेजेस आर सेट एज पर द स्टैंडर्ड, मतलब जो मैंने तुम लोग को बोला कि
भाई ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि दिन के 100 यूनिट बनाना इज अ स्टैंडर्ड. एंड एफिशिएंट वर्कर, दैट इज वर्कर हु परफॉर्म एज पर द सेट स्टैंडर्ड और बेटर देन द सेट स्टैंडर्ड गेट अ हायर वेजेस एज कंपेयर टू इनएफिशिएंट वर्कर. दैट इज वर्कर हु परफॉर्म द बिलो स्टैंडर्ड. एग्जांपल, स्टैंडर्ड टारगेट 15 यूनिट पर डे, स्टैंडर्ड रेट 100 per unit. Efficient worker who perform the better than the standard set, standard rate is 100, output is a 17 unit. Inefficient worker, lower rate 80, output 12 unit. Here the difference of rupees 740 between the payoff of the efficient worker and inefficient worker is enough to motivate the inefficient worker to perform better. Common sense है कि जो बंदा स्टैंडर्ड सेट किया था ऑर्गेनाइजेशन 15 यूनिट बनाना है, 17 यूनिट बनाना है, तो ऑफकोर्स उसको ज्यादा मिलेगा. बट जो कम बना रहा है उसको पनिश भी किया जाएगा, मतलब उसको जो पर आवर होता है, मतलब जिसको 100 मिलता था उसको, अगर इनएफिशिएंट वर्कर है जो इससे 15 यूनिट की जगह 12 यूनिट बनाया तो उसका रेट भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा. मतलब इनडायरेक्टली बोलने जाओ तो मेंटल रिवोल्यूशन, जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला कि हमेशा आपको प्रेशर क्रिएट नहीं करके रखना है. एज अ बॉस हो, एज अ मैनेजर हो, एज अ लीडर आपको ध्यान में भी रखना है. आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल के चक्कर में, टारगेट के, जनरली बहुत सेल मैनेजर पे बहुत प्रेशराइज क्रिएट करते हैं ऊपर से. उन लोगों को बोलते हैं आपको कुछ भी हालत में टारगेट से अचीव करने हैं, टारगेट अचीव करना. बेचारा सेल्स मैनेजर पूरी रात भर भागते ही रहता है इस टारगेट अचीव करके चक्कर में. तो आपको ऐसा मेंटली प्रेशराइज क्रिएट नहीं करनी है. आपको उसको प्रॉपर समझाओ ना कि आप कैसे कन्वीनियंस कर सकते हो कस्टमर को. ये सब टेक्निक आप सिखाओ कि भाई उसके कारण कम एफर्ट्स में ज्यादा क्या कर सकता है, कस्टमर ला सकता है. देयर इज अ गैप बिटवीन अ मैनेजमेंट एंड वर्कर. एज अ मैनेजमेंट थिंक वर्कर हैव अ केयरलेस एटीट्यूड, डोंट वांट टू वर्क, ऑलवेज कंप्लेन. Worker think management overburden worker with the work, pay them less, exploit them. Manager and employee must change their attitude towards each other, and there should be a cooperation between वर्कर एंड मैनेजमेंट एंड दे शुड वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. बहुत टाइम ऐसा होता है कि मेंटल रिवोल्यूशन करने ये सब सिचुएशन क्रिएट होती है कि अभी से मैं काम नहीं करूंगा, अभी ये नहीं करूंगा, मतलब अपना सीनियर जूनियर एक दूसरे पे भड़क जाते हैं, रिलेशन का खराब हो जाता है. ये सब सिचुएशन को आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है. इट्स नथिंग बट मेंटल रिवोल्यूशन बोल सकते हो आप. अभी आई थिंक सो लास्ट है जो मैंने कंपेयर, मतलब एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन समझाया हेनरी फ्यूल और टेलर के बीच में, क्योंकि हेनरी फ्यूल ने पूरा मॉडर्न तरीके से क्या किया, प्रिंसिपल को अरेंज किया. बट अगर मैं टेलर की बात करूं तो उसने साइंटिफिकली अप्रोच फॉलो किया. लेट्स सी. रिप्रेजेंट फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर कंसर्न विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट आर कंसर्न विद द लोअर लेवल मैनेजमेंट. Applicable to fuel principle of management are universal applicable, but Taylor's principle of scientific management are preliminary applicable only to the factory system. अगर फोकस की बात करूं, it focused on improving the overall management and administration in the organization. It focused on improving the productivity in the work. And personality बात करूं, Fuel was an engineer and Taylor was a scientist. ये nothing but ये उसकी personality थी. So यहाँ पे आ जाता है. Thank you so much. आई होप तुम लोग को वीडियो समझ में आया रहेगा और लेक्चर्स समझ में आया. कुछ भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए और प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर जरूर करना. थैंक यू सो मच.